हेलो स्टूडेंट। जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आगामी 21 मार्च को जो स्क्रीनिंग का पेपर है, उस पेपर को आधार बनाते हुए मैंने एक सैंपल पेपर बनाया है और इसमें उस पेपर के हर सेक्शन को भी मैंने टच किया है। तो कहाँ-कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस नेचर से क्वेश्चन होते हैं, तो उसी को आधार बनाते हुए पेपर डिस्कस करूँगा मैं आप लोगों के साथ। तो अब पेपर की शुरुआत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस पेपर में से कई क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि अस्तो माँ सदगमय, ये कहाँ से लिया गया है? एक्चुअली में चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है और ऋग्वेद का जो संबंध है बेसिकली उसका संबंध आयुर्वेद से है। लेकिन अस्तोमा सदगमय जो लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है, तो इसका आंसर ए है। फिर यजुर्वेद आता है, यजुर्वेद, उसमें युद्ध कौशल की बात की गई है। और सामवेद की अगर हम बात करते हैं तो संगीत लिया गया है और अथर्ववेद से जादू टोना कृषि उद्योग आदि ली गई है। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं। देखिए, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं एक्चुअली में एक नाम आता है त्रिपिटक। तिर माने 3 होता है, पिटक माने होती है टोकरी जिसमें सामान रखते हैं। तो बुद्ध के जो उपदेश हैं, शिक्षा आदि, वो त्रिपिटक में लिखे गए हैं। 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? जो एशिया महाद्वीप है उसकी रोशनी। देखिए, इसका जो आंसर है ये महात्मा बुद्ध है और आंसर है बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संविधान की व्याख्या करने की अंतिम जो शक्ति है वो किसे प्राप्त होती है? देखिए, संविधान की व्याख्या करना यानी संविधान की जो लैंग्वेज कहीं सस्पेंसिव हो जाती है कि उसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, तो ये जो राइट होता है ये सुप्रीम कोर्ट को होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट यानी संरक्षण देना या सुरक्षित रखना, ये भी काम सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो इसका जो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए, जो संविधान सभा जो बनाई गई थी 1946 में, कैबिनेट मिशन भारत आया, उसकी सिफारिश पर संविधान सभा बनी 1946 में। तो देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो सचिदानंद सिन्हा ने की थी, जो इसके अस्थायी अध्यक्ष भी थे। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जो इसके स्थायी अध्यक्ष थे। तो यहां पर आंसर है ए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई। देखिए, विटामिन ई का जो कार्य होता है, जैसे ए रेनिटाल होता है, आंखों की रोशनी के लिए होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर ई का मतलब होता है जो फर्टिलिटी है या बेसिकली प्रजनन अंगों की शक्ति बढ़ाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ई गवर्नेंस में ई का क्या अर्थ होता है? देखिए, ई गवर्नेंस होता क्या है? आजकल गुड गवर्नेंस को हिंदी में कहते हैं सुशासन। सुशासन का जमाना है ना। ई गवर्नेंस का मतलब होता है जितने भी विभाग आदि होते हैं उन सबको कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना, जिससे कोई व्यक्ति कहीं भी बैठा हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ ई गवर्नेंस का मतलब होता है ई गवर्नेंस, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर चलते हैं। सभी के लिए शिक्षा का संबंध है। देखिए, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। सभी के लिए शिक्षा का जो संबंध होता है ये सर्व शिक्षा से इसका संबंध है, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी परियोजना भूटान के सहयोग से बनी है? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैं माही परियोजना की बात करता हूं तो माही परियोजना इसका आंसर नहीं है। ये माही परियोजना गुजरात में है और भारत की मात्र एक ऐसी परियोजना है जो प्राइवेट सेक्टर बजाज के सहयोग से बनाई गई है। इसी तरीके से कोसी परियोजना की बात करते हैं, ये भी आंसर नहीं है, ये बिहार में है और नेपाल के सहयोग से बनाई जा रही है। अब चुका परियोजना जो वेस्ट बंगाल और भूटान सीमा पे है और यही भूटान के सहयोग से बनाई गई है और भूटान के सहयोग से भारत के अंदर मात्र एक ही परियोजना है और वो है चुका परियोजना, ये इसका आंसर है। डी को भी डिस्कस कर लेते हैं, तीस्ता परियोजना। देखिए, जो तीस्ता परियोजना, ये जो तीस्ता परियोजना है ये तीस्ता नदी पर है और सिक्किम में है और बांग्लादेश के सहयोग से बनाई गई है। और यही कारण है
कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक तीस्ता नदी जल विवाद भी है, जिसपे एक समझौता 1980 में हुआ भी था। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, तो यहां पर आंसर आता है सी। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैं बेसिकली हर विकल्प को डिस्कस कर रहा हूं, तो सवाल ये नहीं है कि इसका ये आंसर है तो इसी को डिस्कस करना है। देखिए वो कह रहा है कौन गलत है, टीटागढ़। टीटागढ़ सामने लिखा है कागज उद्योग, क्या टीटागढ़ का कागज उद्योग से संबंध है या नहीं? तो भारत के अंदर पहला जो कागज उद्योग था ये टीटागढ़ में ही लगा था, ये बिल्कुल ठीक है। नेपानगर एमपी में है और 1956 में यहां पर अखबारी कागज का कारखाना लगा, ये भी ठीक है। देवास भी एमपी में है, नोटों के कागज का कारखाना ही लगा, ये भी ठीक है। लेकिन वो यहां पर गलत पूछ रहा है, तो सिंदरी और लकड़ी उद्योग, एक्चुअली में सिंदरी जो है ये झारखंड में है और यहां पर उर्वरक कारखाना है, ने की लकड़ी उद्योग, तो यही इसका आंसर होगा। आंसर है डी। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, इनको देख लेना बहुत अच्छे से। निम्न में शिलांग पठार किस राज्य में है? देखिए मेघालय जो है, मेघालय यहां पर शिलांग पठार है, शिलांग पठार। और आपने सुना भी होगा कि गारो खासी जनतियां, जो 3 जनजातियां हैं वो यहीं पर रहती हैं, और गारो खासी जनतियां यहाँ 3 पहाड़ियां भी हैं, तो इसका आंसर ए है। फिर वो कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको चलो इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से आप याद करेंगे। वो कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट, एक्चुअली में नॉर्थ है, और नॉर्थ का जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में है। अगर साउथ की बात करते हैं तो चेन्नई में है, ईस्ट की बात करते हैं तो कलकत्ता में है, वेस्ट की बात करते हैं तो मुंबई में है। लेकिन वो पूछ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट ये हुआ नॉर्थ ईस्ट, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं और मुझे आप लोगों से उम्मीद भी है कि भारत का कौन कौन सा स्टेट किस लोकेशन में है और उनके मेन शहर कौन कौन से हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब हुआ यहां पर। और यहां पर देखा जाए तो एक यूपी का बहुत ही महत्वपूर्ण एक शहर है और जिसका नाम है गोरखपुर, तो इसका आंसर हुआ सी। तो इस तरीके से ही आपको याद करना है डायग्राम के माध्यम से। सपोज दैट वो ये पूछता है कि नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, किसका है, तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट ये हो जाएगा। यहां पर राजस्थान का जयपुर आता है, तो यहां पर इसका आंसर जो है ये सी है। देखिए किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं? देखिए संविधान की जो आत्मा होती है ये प्रीम्बल को कहते हैं, प्रीम्बल इन द सेंस प्रस्तावना को कहते हैं, लेकिन यहाँ हृदय और आत्मा की बात की गई है। तो आर्टिकल जो 32 है, 32, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। एक्चुअली में इसे कहने का पीछे रीजन ये है, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट अदर फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। यानी आर्टिकल 32 के द्वारा ही हम सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जा सकते हैं। अगर ये ना होता तो अन्य मौलिक अधिकार बेकार साबित हो सकते थे। तो इसका आंसर है 32। नेक्स्ट देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन भाग लेता है, यानी वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, मैं यहाँ सारे ही डिस्कस कर देता हूं। प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के ओनली फॉर इलेक्टेड मेंबर वे भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को जब हटाते हैं तो उसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उधर इलेक्टेड भाग लेते हैं निर्वाचित, लेकिन महाभियोग इंपीचमेंट में सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो यहां पर एक विकल्प दिया है कि ओनली फॉर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो यहां पर स्टूडेंट से गलती हो जाती है, यहां निर्वाचित नहीं, यहां सभी सदस्य हैं। फिर वो कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई कंट्रोवर्सी होती है तो इसे कौन निपटाता है। देखिए, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो, चाहे उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो, इन दोनों विवादों को निपटाने का जो अधिकार होता है ये सुप्रीम कोर्ट को होता है। लेकिन हम कई बार सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसे निपटाएगा, लेकिन आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली लोक अदालत किस राज्य में बनी थी? देखिए लोक अदालत, मैं आपको थोड़ा सा इसको बता भी देता हूं। एक हाईकोर्ट, गुजरात के जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे पीएन भगवती,
वो सुप्रीम कोर्ट के भी जस्टिस रहे हैं, ये उनका कॉन्सेप्ट है। और 1982 में पहली जो लोक अदालत लगी थी ये गुजरात में लगी थी। इसके बाद महाराष्ट्र में लगी थी। नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद अधिकतम धारण कर सकते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो शपथ ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष होता है, लेकिन ये ध्यान रखना सामान्यतः 5 वर्ष से पहले इलेक्शन करा दिए जाते हैं। यदि इलेक्शन नहीं हुए, भले ही 5 वर्ष से अधिक क्यों न हो जाएं, वही कैंडिडेट प्रेसिडेंट के पद पर बने रहेंगे जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे। लेकिन जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं, उनके कार्यों को उपराष्ट्रपति, यदि वो भी एब्सेंट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देखते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, किसी भी स्थिति में प्रेसिडेंट का जो पद है 6 मंथ यानी 6 माह से अधिक रिक्त नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में। तो आंसर है बी। देखिए, एक प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया, तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन 2 मंथ तक किया था। तो एक बार ऐसा भी हुआ है। फिर वो कह रहा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? एक्चुअली में धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर एक लिटरेचर है और एक स्कॉलर होते थे जिनका नाम कल्हण था। कल्हण की एक पुस्तक है जिसका नाम राजतरंगिणी है। तो राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हण ने। और ध्यान रखना है, ये जो कल्हण की राजतरंगिणी है बेसिकली कश्मीर के इतिहास के लिए है, यानी कश्मीर के इतिहास की जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें कल्हण की राजतरंगिणी से मिलती है। अब फिर कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ हिस्ट्री के रखे हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? किताबुल हिंद, देखिए इसके एक राइटर हैं अलबरूनी। अलबरूनी, और ये जो अलबरूनी हैं ये गजनवी के साथ भारत आए थे और ये गीता का सम्मान किया इन्होंने, अलबरूनी ने। यानी ये तो मुस्लिम है और गीता जो ग्रंथ है वो हिंदू का है, अर्थात इसने जो ग्रंथ लिखा बिल्कुल धर्मवाद से हटके लिखा। ये बहुत ही सेकुलर था और राजपूत पीरियड का इतिहास जानने का एक बहुत अच्छा सा स्रोत है किताबुल हिंद। देखिए अरबी में है, चूंकि इसका नाम ए है तो ए फॉर अरबी, अरबी में। और एक नाम आता है सचाऊ, सचाऊ ने किताबुल हिंद का फारसी में ट्रांसलेट भी किया था। फिर वो कह रहा है कि निम्न में किस शासक को लखा बख्श की उपाधि दी गई थी? देखिए, लखा बख्श या कुरान खां जो है ये गोरी का एक गुलाम था जो भारत का पहला शासक भी रहा और उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का पहला शासक जरूर है लेकिन पहला सुल्तान नहीं। पहला सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। चूंकि इसको सुल्तान इसलिए नहीं माना गया, ये गोरी का गुलाम था, गोरी की मृत्यु हो चुकी है, हत्या हो चुकी है, लेकिन गोरी ने इसे दासता से मुक्त नहीं किया था। ये अभी भी दास है, चूंकि ये दास है तो इस सुल्तान बनने के लिए लीगल नहीं था। तो कुरान खां या लखा बख्श ये कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइटल है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के पारसी त्योहार नौरोज को मनाना आरंभ किया? ने है, देखिए पारसी पारसी एक त्योहार है जिसे हम नौरोज कहते हैं। नौरोज, ये जो नौरोज त्योहार था, सल्तनत की बात है तो यहां पर बलवन आता है, चूंकि बलवन ने अपना जो किंगशिप है, राजत्व सिद्धांत, वो फारस से लिया था। तो नौरोज त्योहार मनाना इसी ने शुरू किया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? देखिए, सिखों के 10 धर्म गुरु हुए हैं। उन 10 धर्म गुरुओं में से जो 5वें धर्म गुरु थे, जिनका नाम गुरु अर्जुन देव था, जहांगीर ने राजद्रोह का आरोप लगाया और उनको मृत्युदंड दिया। लेकिन उसके पीछे राजनीतिक कारण था। लेकिन अगर धार्मिक कारणों की बात करते हैं तो वहां पर नाम आता है गुरु तेग बहादुर। चूंकि औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए फोर्स किया और इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, इसलिए मरवा दिया। तो ध्यान रखना है, इनकी जो हत्या की गई थी, इनको टॉर्चर किया गया था, यातनाएं देकर हत्या की गई थी। एक बार उत्तराखंड में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया कि कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर हत्या की गई थी। तो ये तेग बहादुर हैं, 9वें गुरु हैं। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, गुरुमुखी लिपि का जनक किसे माना जाता है? गुरुमुखी है ना। गुरुमुखी जो लिपि है, सिखों के एक दूसरे धर्मगुरु थे जिनका नाम था अंगद।
ये अंगद की देन थी, गुरु अंगद। ये ध्यान रखना है। जो गुरु नानक हैं ये पहले हैं, इन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू की थी। रामदास, इन्होंने रामदासपुर नगर बसाया था और गुरु का पद वंशानुगत किया था। गुरु अर्जुन देव वे ही हैं जिनके समय आदि ग्रंथ की रचना हुई थी। तो इसका आंसर क्या है? गुरु अंगद। ये क्वेश्चन आईएएस 2002 में पूछा भी गया है जीएस में। निम्न सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो यहां पर 4 सत्याग्रह दिए गए हैं। पहला है चंपारण, बिहार में 1907 में नील की खेती के विरोध में गांधी जी ने किया था। अहमदाबाद 1918 है, ये गुजरात में है, ये प्लेग बोनस को लेकर था और इसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। खेड़ा, ये भी 1918 में है और ये अकाल के समय टैक्स माफ कराने से संबंधित था। पहला क्वेश्चन मैं यही बताता हूं कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गांधी जी के जो एक्सपेरिमेंट भारत में हैं उनको सीक्वेंस में लगाइए। तो पहला है चंपारण, दूसरा ये है और तीसरा ये, फिर असहयोग आंदोलन आ जाता है। देखिए 1918 में अहमदाबाद भी है और खेड़ा भी है, लेकिन पहले ये है, ध्यान रखना है, और बारदौली नहीं है। 1927-28 में चलाया गया था बारदौली और इसे वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था। तो आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर। देखिए क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुका हूं आपको। ये जो बैरोमीटर होता है एक्चुअली में जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब, इसको मापता है। तो इसमें अगर रीडिंग धीरे धीरे गिरती है तो वर्षा का संकेत होता है, ऊपर की ओर उठती है तो स्वच्छ मौसम का प्रतीक होता है। यदि इसमें जो रीडिंग होती है डायमंड की, सॉरी पारे की, अगर वो तेजी से गिरती है तो ये आंधी तूफान का संकेत होता है। तो इसका आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसने संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? देखिए प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो संविधान को जो ड्राफ्टिंग किया गया था सॉरी, उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये राजस्थान में है और मैं बताना चाहूंगा विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसमें एक पर्यटक स्थल भी है और उसका नाम माउंट ओबू है, माउंट ओबू। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम गुरु शिखर है। गुरु शिखर, ये देखिए गुरु शिखर। स्टूडेंट मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसकी एक शाखा दिल्ली तक आई है, जिस पर हमारी संसद बनी है, और जिस पहाड़ी पर संसद बनी है उसे जो बनी संसद उसे हम रायसीन की पहाड़ी कहते हैं, रायसीन। मैं लिख देता हूं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? एक्चुअली में हिंद महासागर से मानसून उठता है और इसका जो आंसर है ये है केरल। वैसे तमिलनाडु भी कहा जा सकता है क्योंकि वो भी उसी लोकेशन में है। तो यहां थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाती है, ए और सी में से जो भी इसमें विकल्प दिया हो आप उसी पे निशान लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, वाइस प्रेसिडेंट पदेन अध्यक्ष होते हैं। देखिए वाइस प्रेसिडेंट की वास्तव में अगर देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट की कोई पोस्ट ही नहीं होती है। आर्टिकल 163 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति तो होंगे लेकिन ये राज्यसभा के सभापति होंगे और उसी नाम के वेतन और भत्ते लेते हैं। तो ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, चेयरमैन, और इसके सदस्य नहीं होते। ये इसका आंसर है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार तथा संरक्षक कौन होता है? देखिए मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, पहले आधा क्वेश्चन था, अब फुली क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करना, किसी बात का किसका मीनिंग क्या होता है और उसे प्रोटेक्ट करना, संरक्षण प्रदान करना, वो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई? देखिए स्टूडेंट हमारा देश आजाद 47 में हुआ और भारत की पहली औद्योगिक नीति, जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के होंगे उन्होंने स्टडी भी किया होगा, पहली औद्योगिक नीति 1948 में भारत के पहले उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हुआ करते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके नेतृत्व में बनाई गई थी पहली उद्योग नीति 1948। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण था वो कब हुआ? देखिए यहां पर एक नाम आता है यंग हिल्टन, मैं लिख भी देता हूं, यंग हिल्टन। हिल्टन कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ था और ये 1 जनवरी 1949 इसका आंसर है।
एक्चुअली में भारतीय रिजर्व बैंक जो 1935 में बना था, ये एक प्राइवेट शेयर होल्डरों का बैंक था और इसकी जो जमानत राशि थी वो 5 करोड़ रखी गई थी। लेकिन आजादी के बाद एक ऐसे बैंक की आवश्यकता पड़ी जो सभी बैंकों के ऊपर बैंकों का बैंक हो, नियंत्रण रखे। तो इसको सेंट्रलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 और यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इतिहास में पहली बार परमाणु दुर्घटना कब हुई। देखिए स्टूडेंट, परमाणु जो दुर्घटना पहली बार हुई जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर बम गिराए थे, एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। तो इसका आंसर देखिए 6 अगस्त, ये है 6 अगस्त 1945, ये इसका आंसर है सी। अब यहां एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, वो मैं डिस्कस कर देता हूं। ए, फिर ए सी, ई, जी, इसे बी, डी, एफ और एच कहा जाता है, तो जे, एल, एन, पी को क्या कहा जाएगा? बहुत इजी सी बात है। शुरू में मैंने जब ये क्लास ली तो इनके नंबर भी मैंने आपको बताए थे। वैसे इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन नंबर से बहुत आसान हो जाता है। ये पहले नंबर पे आता है, सी तीसरे पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 7 पे, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8। यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दिए गए हैं। तो ये क्या है? 10 12, यहां आएगा 14 और ये 16। तो इसके बाद जो नंबर आएगा 10 के बाद, इनके बीच बीच में जो नंबर आ रहे हैं उसी को हम ले लेंगे, है ना। 11 के बाद आएगा 13 के बाद 15 के बाद 17। तो 11 नंबर पे क्या आता है? के, 13 पे एम, 15 पे ओ और 17 पे क्यू। तो के एम ओ क्यू, तो के एम ओ क्यू इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए वो यहां एक क्वेश्चन फिर रीजनिंग का दिया गया है कि 8 8 फिर 15 15 36 99 एंड 288। तो आगे पूछ रहा है क्या है। तो देखिए अगर हम यहां पर देखते हैं कि प्रॉपर ना तो ये स्क्वायर में है ना ये क्यूब में है, तो अब हम देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस। तो यहां से यहां तक डिफरेंस देखते हैं तो 7 का आता है, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 21 का डिफरेंस आता है, इसमें से इसको लेस करते हैं तो 63 का डिफरेंस आता है, 63। अब इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं कि यहां डिफरेंस क्या आता है। देखिए 9 यहाँ हो गए, 17 में से 7 जाकर 8 एंड 1। अब आगे देखिए तो यहां क्या क्या किया गया है। देखो 7 इंटू 3 21 होता है, इंटू 3 ये होता है और इंटू 3 ये होता है। तो इसमें इंटू 3 करेंगे, इंटू 3, और जो भी आंसर आएगा उसको इसमें प्लस कर देंगे। तो देखिए 27 तो ये 567 आता है। देखिए इसमें मैंने इसको प्लस किया, ये इसको इसमें प्लस किया, ये इसको इसमें प्लस किया, ये इसको इसमें प्लस किया, ये अब इसमें ये प्लस करेंगे। अब देखते हैं क्या आएगा। तो इसको मैं जोड़ देता हूं 288 855। तो इसका आंसर है 35 का आंसर है सी। फिर यहां एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। वैसे तो आप देख पा रहे होंगे, चलो मैं अलग ही लिख देता हूं। यहां है 40, फिर 60, 47, 53 एंड 50, 47, 53 और 53 के बाद है 54। देखिए स्टूडेंट, जब हम किसी सीरीज में देखते हैं, जैसे इस सीरीज की बात करें तो यहां नंबर जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आंसर जो आएगा इससे बड़ा आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घटते आते हैं। लेकिन जब किसी सीरीज में बीच में कोई नंबर छोटा आ जाता है, आपको आसान बना देता हूं,
40 है 60, फिर यहाँ छोटा आ गया, फिर बड़ा आ गया, फिर छोटा। तो ध्यान रखिए वहां पर मिक्स सीरीज काम करती है। मिक्स सीरीज का मतलब होता है दो सीरीज एक साथ चलती हैं। जैसे इसका संबंध किससे है, इससे, इसमें 7 जोड़े गए हैं, फिर इसका संबंध किससे है, इसमें, ये इसमें भी 7 जोड़े गए हैं। अब इसका संबंध जो है किससे है, इससे, इसमें 7 घटाए गए हैं। अब इसमें से 7 फिर घटाएंगे और आंसर आता है 46। एक बार देख लेना। नेक्स्ट, यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, ये सीरीज दी गई है कि यहां पर क्या होगा। देखिए 3, एक जोड़ा, यहां भी मिक्स सीरीज चल रही है, 4, 5, 6, यहां आएगा 7। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या है, इसको मैं अलग ही बना देता हूं। 3 के बाद 28 है, फिर 4 है, फिर 65 है, 5 है, 126 है और फिर 6 है। तो क्या आएगा, देखिए 3, एक 4, एक 5, एक 6 और एक 7। लेकिन उसने यहां पूछा है कि यहां क्या आएगा। तो स्टूडेंट देखिए, जब हम 28 को देखते हैं, 65 को देख रहे हैं और 126 को देख रहे हैं, तो इसको देख के ही पता लग जा रहा है कि क्यूब में +1 हो रहा है। जैसे ये 28 क्या है, 3 का क्यूब +1। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, +1 किया तो 28। ये क्या है, ये 4 का क्यूब है +1, तो 65 हो गया। अब ये किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है +1 यानी 126। अब आएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब +1, 6 का क्यूब क्या होता है, 216 +1 यानी आंसर आ गया ये ध्यान रखना है। हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलता हूं। नंबर 38 डिस्कस करते हैं। देखिए वो कह रहा है किंग, KING, इसको लिखा जाता है PRMT। तो फिर कहा जा रहा है कि रेन को क्या लिखा जाएगा, RAIN। देखिए किंग, इनका नंबर नोट कर लेते हैं। किंग आता है ये 11वें नंबर पे, आई जो आता है 9वें नंबर पे आता है, ये 14वें नंबर पे आता है और ये 7 नंबर पे आता है, 7 पे। देखिए इनको अल्फाबेट्स को हम सीधे तरफ से भी हमें याद होना चाहिए और उल्टी तरफ से भी। तो उल्टी तरफ से याद करने का एक तरीका है, जब हम सीधी तरफ से याद करते हैं तो जैसे ये K है, इसको मैंने 11 दिया है, तो इसको यदि हम 27 से माइनस कर दें, 27 से, तो उल्टी तरफ से जो काउंट करते हैं वो निकल आता है। अगर इसको हम उल्टी तरफ से करते हैं, अगर सीधी तरफ से 11वें पे आता है तो उल्टी तरफ से 11वें नंबर पे क्या होगा। तो देखिए 27 में से यदि इसको हम घटाते हैं 27 में से, तो आता है 16, और 16 पे क्या है, P। इसको भी 27 से मैं यदि निकालता हूं तो 18 आता है और 18 पे आ रहा है। इसको भी 27 में से ये घटाते हैं तो आता है 13, और 13 पे आता है M। इसको देखिए G शुरू से 7वें पे है, तो लास्ट में 7वें पे कौन होगा, तो 27 में से 7 घटाएंगे तो 20 आता है और 20 पे है ये। तो देखिए अगर हम रेन की बात करते हैं, R 18 पे आता है, ये पहले पे आता है, ये 9 पे आता है और ये 14 पे। तो R सीधे से 18वें पे आता है, सीधे से 18वें पे आता है। अगर R को उल्टी तरफ से देखें कि कौन से नंबर पे आएगा, तो 27 में से 18 घटाएंगे और 18 घटाएंगे 27 में से, तो आएगा 9। पहले इनके नंबर लिख लेता हूं। इसे 27 में से 1 घटाएंगे तो आता है 26, और 9 को 27 में से घटाएंगे तो आता है 18, और इसे 14 को घटाएंगे तो आता है 13। अब नंबर देखते हैं, 9 पे कौन आता है, I, 26 पे Z, 18 R होता है और 13 पे M, तो IZRM। तो इसका देखिए ये D में दिया भी है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं। देखिए क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक का इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन भी आप यदि प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको याद भी आ जाएगा। देखिए वो कह रहा है कि 4 संख्याएं दी हैं, ऐसे यहां भी दी हैं और ऐसे यहां भी, यहां पर जो खाली स्थान है वो क्या आएगा। तो इसमें बेसिकली कई बार हम जोड़ के देख लेते हैं, कई बार हम घटा के देख लेते हैं माइनस करके, और कई बार इनके स्क्वायर या क्यूब भी होते हैं। तो देखिए 5, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 4, तो 5 और 4 9 होते हैं,
यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 आता है। इसी तरीके से 8 और 3 11 होता है और यदि मल्टीप्लाई करूं तो 26 आता है। तो इसी तरीके से 9 और 4 13 होता है, लेकिन 9 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 आएगा और 36 बी में है। इसी तरीके से क्वेश्चन और दिया गया है आपको, तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 में इसको हम देखते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 25 है, ना तो ये प्लस करके आता, ना माइनस करके आता, ना मल्टीप्लाई करके आता। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि 4 का जो स्क्वायर होता है 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और इन दोनों का टोटल 25। ऐसे ही 9 का जो स्क्वायर होता है ये 81 होता है और 11 का 121 होता है और इनका जो प्लस होता है ये 202 होता है। अब इसका देखते हैं, इसका जो स्क्वायर 1 का 1 होता है और 7 का 49 होता है और टोटल इनका 50 आता है, तो आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुझो के जहांगीरी की रचना की थी? देखिए क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जा रहा है। इतिहास में जिन लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जैसे एक नाम आता है गुरु गोविंद सिंह, विचित्र नाटक नाम से लिखी थी। इसी तरीके से एक नाम आता है फिरोज तुगलक, तुझो के फिरोजशाही नाम से लिखी और वो फारसी में थी। जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा तुझो के जहांगीरी लिखी, ये भी फारसी में है। एक्चुअली में इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी होती थी, तो ये फारसी इसका आंसर हुआ। लेकिन एक नाम आता है बाबर, और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो थी वो तुर्की में लिखी थी। बस एक वो तुर्की में थी, बाकी ये दोनों फारसी में है। अबुल फजल ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? देखिए बाबरनामा तो बाबर ने लिखी है, किताबुल हिंद जो लिखी है ये किताबुल हिंद अलबरूनी ने लिखी है। तुझो के बाबरी ये इसी का फारसी अनुवाद है। लेकिन अकबरनामा जो पुस्तक लिखी है ये अबुल फजल ने लिखी है। और एक क्वेश्चन इसी में बन जाता है, ये जो अकबरनामा है इसका जो 3rd वॉल्यूम है, तीसरा भाग, इसी को हम आईने अकबरी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आईने अकबरी भी अबुल फजल ने लिखी है, तो इसका जो 3rd वॉल्यूम है इसे कहते हैं आईने अकबरी, आईने अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1498 में एक पुर्तगाली आया था, पुर्तगाली, और उसका नाम था वास्को डी गामा। ये 2 बार आया है, 1502 में भी आया था। तो ये जो आया ये कालीकट बंदरगाह पर आया था। एक गुजरात के प्रदर्शक थे जिनका नाम अब्दुल मुनीद है, उनके सहयोग से आया। तो यहां पर अरबी व्यापारियों का बोलबाला था, उन्होंने इसका विरोध किया। तो एक स्थानीय शासक था जमोरिन, जमोरिन के सहयोग से ये मसाले लेकर लौटा था। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि स्थानीय शासक कौन था जिसके सहयोग से मसाले लेकर लौटा? उसका नाम जमोरिन था। ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी वो ए.ओ. ह्यूम ने की थी 1885। ए.ओ. ह्यूम, इसका जो कांग्रेस है, कांग्रेस का वास्तविक नाम एक्चुअली में इंडियन नेशनल यूनियन था, यूनियन। इसे दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस नाम दिया था। कांग्रेस नॉर्थ अमेरिका का शब्द है और इसका मतलब होता है लोगों का समूह। और इस कांग्रेस को हम सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा कवच भी कहते हैं। 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसे अलग करता है? देखिए स्टूडेंट, कई बार ये चैनल आप लोगों से पूछ लेता है, जैसे इसका मतलब क्या होता है। यहां पर अंडमान है और यहां पर निकोबार है, तो 10 डिग्री जो अक्षांश है 10 डिग्री, ये इन दोनों को जोड़ता अलग करता है। इसका 10 डिग्री है और 10 डिग्री किसको जोड़ता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। अगर हम कवारती और मिनिकाई की बात करते हैं, इसे 9 डिग्री अलग करता है, 9 डिग्री। अब हम देखते हैं देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है वो कौन सा है? एक्चुअली में स्टूडेंट अभी तक बनारस से कन्याकुमारी नेशनल हाईवे 7 सबसे लंबा होता था, लेकिन अब इसका जो स्थान लिया है वो NH-44 ने लिया है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और 3547 इतने किलोमीटर लंबा है ये। नेक्स्ट देखते हैं, 1858 के अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? एक्चुअली में स्टूडेंट 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था। जब ये रिवोल्ट समाप्त हुआ, इसमें शुरुआत
हम भारतीयों की जीत हुई शुरुआत में, अंत अंग्रेजों को भगाने में असफल रहे। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का ये मानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके शासन से भारत के लोग खुश नहीं है। तो 1858 में एक एक्ट पारित किया गया और उसके द्वारा कंपनी का एक्ट शासन समाप्त करके ब्रिटेन की महारानी को सौंप दिया, जिसे हम क्राउन या ताज भी कहते हैं। और उस समय जो वायसराय होते थे, उस वायसराय गवर्नर जनरल होते थे, उसे वायसराय नाम दिया गया। तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और लॉर्ड कैनिंग को ही फर्स्ट वायसराय बना दिया गया। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग वो कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? देखिए स्पीकर, और उनका नाम है जीवी मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर, और ये पहले स्पीकर भी थे और इनके अंगिष्ट अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। तो देखिए जीवी मावलकर इनका नाम है। देखते हैं जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या इफेक्ट होता है। एक्चुअली में जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी इसमें सोर्स ऑफ इनकम जो है वो 3 स्रोत हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, इसे मैन्युफैक्चर सेक्टर कहते हैं और इसे सर्विस सेक्टर कहते हैं। देखिए जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है उसका योगदान घटता है, लेकिन सर्विस सेक्टर का जो योगदान है ये बढ़ता है। तो इसका आंसर आ गया डी। फिर वो कह रहा है हिंदू समृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है? देखिए जहां तक मेरी जानकारी है हिंदू ग्रोथ रेट ये प्रति व्यक्ति आय इसका आंसर है, पर कैपिटल इनकम। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स बैंक, जो ब्रिक्स है BRICS, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का ग्रुप है, 2009 में बना था। तो इन्होंने अपना एक बैंक बनाया है और वो बैंक बना है चीन के बीजिंग में बनना था लेकिन संघाई में बनाया गया। तो चाइना का क्या है? संघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा राज जात यात्रा उत्तराखंड स्टेट का क्वेश्चन है, सबको पता है 12 वर्षों के बाद होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो कॉन्सेप्ट है हमारे बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की देन है और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। इसी तरीके से तेजस्वी छात्रवृत्ति योजना करंट का क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये छात्राओं के लिए है। कुछ करंट के क्वेश्चन भी इसमें है। वैष्णवी सुरक्षा योजना का जो संबंध होता है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। फिर वो कह रहा है कि 1956 में किसकी स्थापना की गई थी? तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा LIC का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, ये आंसर ठीक हो जा रहा है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC ये गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। KCC किसान क्रेडिट कार्ड होता है, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। और IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक जो बैंक है ये IDBI जो बड़े उद्योगों को ऋण प्रदान करता है, ये 1964 में हुई थी। तो देखिए 56 में आंसर आता है LIC। वो कह रहा है एगमार्क। देखिए स्टूडेंट्स, एक होता है एगमार्क और एक होता है इकोमार्क। जो इकोमार्क होता है, इकोमार्क बना है इकोलॉजी से, यानी इकोसिस्टम। जिस वस्तु पर इकोमार्क का सिंबल लगा होगा वो इस चीज को इंडिकेट करती है कि वस्तु इको फ्रेंडली है, यानी हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं देगी। लेकिन यहाँ एगमार्क की बात की गई है। एगमार्क बेसिकली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी जिन वस्तुओं को हम खाते हैं, है ना, खाद्यान्न पदार्थों पर लगा होता है, और इसका आंसर ए है। फिर वो कह रहा है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन क्या है? इकोनॉमिक्स में जनरली हम पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था की एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वस्तुओं के भाव बढ़ जाते हैं और मुद्रा अपनी कीमत खो देती है। ऐसा बेसिकली जब होता है जब इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ती है। जैसे एक दिन एक स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास में पूछने लगा कि वस्तु की कीमत बढ़ गई और मुद्रा अपनी कीमत कैसे खोती है, जरा मुझे दिखा दो कैसे खोती है। तो फिर मैंने एक एग्जांपल दिया। सपोज दैट 100 रुपीज का 5 kg आटा आता था, लेकिन आज आटे की कीमत 120 हो गई, यानी अब भी 5 kg आ रहा है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां पर वस्तु महंगी हो गई है, 100 रुपीज की थी आज 120 की हो गई है।
फिर यहां यह भी कहा जा सकता है कि मुद्रा ने अपनी कीमत खो दी है। कैसे खोई? चूंकि आज 120 रुपए इतना काम कर रहे हैं जितना कल तक 100 रुपए करते थे। तो इसमें क्या होता है, मुद्रा सस्ती हो जाती है, ठीक है, ये विकल्प ऊपर नीचे हो गए। वस्तु महंगी हो जाती है, महंगी हो जाती है, ये भी ठीक है। तो बी आंसर है, यानी ए और से दोनों सही हैं। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, मैग्नीशियम का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मिनरल मेटल होते हैं, जो हमारी ऑनलाइन क्लास थी, ऑफलाइन क्लास थी, उसमें भी मैंने डिस्कस किए, ये कहां कहां इनका प्रोडक्शन होता है, किस स्टेट में होता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम एमपी में होता है। एम फॉर मैग्नीशियम और एम फॉर एमपी, ये ध्यान रखना, ये आंसर है। ऐसे एक पूछ लेता है कि मैग्नीज का कहां होता है, तो मैग्नीज का उड़ीसा में होता है। अब देखिए स्टील में क्रोमियम का क्या कार्य होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। एक्चुअली में जिस लोहे के अंदर लेस देन 2% कार्बन होता है वो ओरिजिनल स्टील होता है, लेकिन आर्टिफिशियल स्टील भी बनाया जाता है। तो स्टील में 3 मेटल यूज की जाती है। एक होता है टंगस्टन, जो उसे दृढ़ता, स्ट्रेंथ देता है, मजबूत बनाता है। एक होता है निकेल, जो शाइनिंग देता है। और क्रोमियम का जो फंक्शन होता है, ये उसे जंग लगने से बचाता है, क्योंकि स्टील पे प्रॉपर पे जंग नहीं लगता। फिर वो कह रहा है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना? इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए इसकी जो शुरुआत हुई है 2006 में हुई थी, और 2006 में इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से हुई थी। आंध्र प्रदेश अनंतपुर 2006। अब वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब और कहां से शुरू हुआ? देखिए हरियाणा से शुरू हुआ था, और हरियाणा से शुरू करने के पीछे रीजन भी था, चूंकि हरियाणा का सेक्स रेशियो जो है 879 भारत में सबसे कम है। तो 22 जनवरी की बात थी, 22 जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। ये इसका आंसर है। करंट का क्वेश्चन है, देख लीजिए। वर्ल्ड बैंक की संस्था को किस संस्था को सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं? कौन सी संस्था है? देखिए एक नाम आता है, चलो मैं बताना चाहूंगा आपको, आईबीआरडी। एक्चुअली में वर्ल्ड बैंक अपने आप में क्या है? वर्ल्ड बैंक अपने आप में कोई नाम नहीं है, एक नाम आता है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन को हिंदी में पुनर्निर्माण कहते हैं। एक्चुअली में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 में, जब समाप्त हुआ, तो उसमें वर्ल्ड की बहुत सी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था ऐसी थी जो जर्जर हो गई थी। तो उनके पुनर्निर्माण के लिए आईबीआरडी की स्थापना की गई थी। ये जो आईबीआरडी है, जब इसके साथ आईडीए, आईसीएस, आईडी, एमआईजीए और आईएफसी मिल जाते हैं, तो इस पूरी बॉडी को तब हम वर्ल्ड बैंक का नाम देते हैं। तो ध्यान रखना है, सॉफ्ट लोन विंडो यानी उदार ऋण देने वाली खिड़की जो नाम दिया गया है, ये आईडीए को दिया गया है। आईडीए, सॉफ्ट लोन विंडो, यानी इंटरेस्ट रेट कम होता है और लॉन्ग टर्म के लिए देता है। तो वर्ल्ड बैंक की जितनी भी संस्थाएं ना, उनमें आईएसडी, आईसीएसआईडी एक ऐसा है जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, बाकी सभी का है। फिर वो कह रहा है कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? देखिए सॉरी, कश्मीर का अकबर, एक नाम आता है फिरोज तुगलक, बिल्कुल गलत है। फिरोज तुगलक को हम सल्तनत का अकबर कहते हैं। फिर आता है जैनुल आबदीन, नो डाउट, इसी को हम कश्मीर का अकबर कहते हैं। कश्मीर का अकबर इसलिए कहते हैं, जिस तरीके से अकबर सेकुलर था, जिस तरीके से अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था, ऐसे ही जैनुल आबदीन ने भी किया था। सिकंदर लोदी और शाहजहां तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट, अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। एक्चुअली में अकबर ने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, और 1570 और 71 के बीच उसे अपनी राजधानी भी रखा। एक्चुअली में इसलिए रखा, वहां पर एक सूफी होते थे सलीम चिश्ती, अकबर उनका फॉलोवर था, और उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी, जिसे जहांगीर कहते हैं, लेकिन अकबर ने उसका नाम भी सलीम रखा था। तो अकबर ने जब गुजरात को जीता, तो गुजरात को जीतकर अकबर ने
फतेहपुर सीकरी में कि जो जामा मस्जिद है उसके दक्षिणी द्वार को तुड़वाकर बुलंद दरवाजा बनवाया। ये आंसर है। मुगलों में सबसे बड़ा साम्राज्य, देखिए मुगलों में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का है। एक्चुअली में जो बहमनी साम्राज्य है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर और बहमनी बना था, बहमनी कालांतर में 5 भागों में बटा। अकबर ने उनमें से 3 प्रांत जीते थे। लेकिन जो दक्षिण भारत में थे, औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा को जीतकर अकबर की दक्षिण नीति को पूरा कर दिया, अर्थात मुगलों में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का हो गया। फिर वो कह रहा है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी। देखिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, वो एनी बेसेंट थी। लेकिन 1925 में कानपुर जो अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा जो बनी थी उनका नाम सरोजिनी नायडू था। सरोजिनी नायडू बी आंसर है। कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं 1930, 31 एंड 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस ने केवल सेकंड में भाग लिया था, केवल दूसरे में भाग लिया। दूसरा ये इसका आंसर है। और कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी एसएस राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे, तो बी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है, माफी चाहता हूं। वो जीवी मावलकर हैं। फिर वो कह रहा है कि देखिए करंट का क्वेश्चन कल का ही क्वेश्चन है, अभी हाल में उत्तराखंड के नए सीएम क्रम में कौन से हैं। देखिए उत्तराखंड के जो पहले सीएम थे उनका नाम नित्यानंद स्वामी था, नित्यानंद स्वामी। लेकिन अगर सीक्वेंस की बात करते हैं तो अब 10वें बने हैं तीरथ सिंह रावत, टीआरसी, रिपीट टीआरसी, है ना, सुन भी रहे होंगे अखबार में आजकल छाए हैं तीरथ सिंह रावत, तो आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1976 इसका आंसर है 1976। हरिद्वार लोकसभा सीट के अंतर्गत कितनी विधानसभा सीट हैं। देखिए स्टूडेंट, उत्तराखंड के अंदर राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं। अल्मोड़ा है, नैनीताल है, हरिद्वार है, टिहरी है और पौड़ी। हरिद्वार जिला जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो देखिए इस सीट की एक विशेषता है, सभी में है वो 5 लोकसभा की सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। लोकसभा की एक सीट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां तक फैली है वहां पर 14 विधानसभा की सीटें हैं, तो सभी में 14 है, सी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। जनरली स्टूडेंट संस्कृत को टारगेट करते हैं लेकिन रॉन्ग आंसर हो जाता है, इसका आंसर है तमिल, ये ध्यान रखना है। फिर यहीं पर एक क्वेश्चन मैंने ऐसा ही और भी आपके सामने बनाया है, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। देखिए वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है वो चीन की एक भाषा है जिसका नाम मंदारिन है, मंदारिन, क्योंकि चीन अपने आप में भी बहुत बड़ा देश है पॉपुलेशन के आधार पे, तो आंसर हुआ बी। नेक्स्ट देखता हूं, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की सिफारिश सबसे पहले किसने की थी। देखिए स्टूडेंट, लैंग्वेज एक टॉपिक भी है, जैसे आर्टिकल 343(1) या ए में हम कहते हैं कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि देवनागरी है। 1950 26 जनवरी को डिक्लेयर किया गया लेकिन लागू नहीं हो पाया। फिर इसी तरीके से क्या हुआ, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग भी बनाया गया था जो आर्टिकल 344 में इसकी व्यवस्था है। लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए ये रिकमेंडेशन करने वाले दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने दयानंद सरस्वती नाम सुना होगा, आर्य समाज की स्थापना की थी, तो नाम आता है दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो नारा जो दिया था और शुद्धि आंदोलन चलाने वाले भी कौन थे, दयानंद सरस्वती थे, दयानंद सरस्वती। ए। नेक्स्ट, यदि किसी माह की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, मैथ के कुछ क्वेश्चन आए हैं। यदि किसी माह की 18 तारीख को कह रहा है रविवार है
तो उसमें कितने शुक्रवार होंगे। देखिए स्टूडेंट, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, यदि 18 तारीख को क्या है, 18 तारीख को संडे है, संडे, तो उसमें कितने फ्राइडे होंगे। तो देखिए ऑब्वियसली 17 तारीख को सैटरडे होगा, सैटरडे, और 16 तारीख को क्या होगा, फ्राइडे। तो हर 7वां दिन रिपीट होता है। यदि 16 को फ्राइडे है तो 16 में से यदि मैं 7 रिपीट माइनस करता हूं तो 9 बचता है, तो 9 को भी फ्राइडे होगा, फिर 7 लेस करेंगे, 2 को भी फ्राइडे होगा, 16 में 7 प्लस करेंगे, 23 को भी फ्राइडे होगा, और फिर 7 प्लस करता हूं तो 30 को भी फ्राइडे होगा। तो इसमें कितने फ्राइडे होंगे, 5। एक क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैथ का क्वेश्चन है। यदि चीनी का भाव 25 रुपए किलो है, वो कह रहा है कि चीनी जो है 25 रुपए किलो है, और मेरी रसोई में, किचन में 25 किलो चीनी खर्च होती है हर महीने। तो यदि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाए, तब हम कितनी चीनी खाएं कि उसी बजट में मैनेज हो जाए। अब कितनी चीनी खानी है, चीनी का भाव भी बढ़ा है, तो 25 किलो चीनी खाते थे और भाव 25 रुपए था, तो टोटल खर्च कितना होता था, 625 रुपए की जो चीनी थी मेरे किचन में यूज होती थी। लेकिन अब चीनी के भाव में क्या हुआ, 25% क्या हो गई, बढ़ोतरी। तो अब चीनी का भाव कितना हुआ, 25 इंटू 25 अपॉन 100, यानी 625 अपॉन 100, तो आंसर आया 6.25, यानी 6 रुपए 25 पैसे चीनी का भाव बढ़ गया है। तो आज चीनी का भाव क्या हो गया है, पहले कितना था, 25 था, आज कितना हो गया, 625। आज हो गया 31 रुपए 25 पैसे, कल 25 रुपए किलो थी, आज 31 रुपए 25 पैसे की हो गई है। तो हम कितना खर्च करते थे, इतना करते थे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 625 है, 625, इस 625 को हम क्या करेंगे, 31 रुपए 25 पैसे से भाग दे दीजिए, तो आंसर आएगा 20। ए इसका आंसर है, आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन एक दिन अभी 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले मैं बच्चों को ऐसी क्लास में दिया, बहुत बच्चों का गलत भी हुआ, 99%, क्योंकि हम बहुत ईमानदारी के साथ क्वेश्चन को देखते नहीं हैं, और यही क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में आया। अब यहां आपसे भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैं समझा देता हूं। देखिए वो कह रहा है, एक रेल में 1200 फौजी यात्रा कर रहे थे, 15 सिपाहियों पर एक कैप्टन था, तो कितने कैप्टन थे। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1200 फौजी हैं, और 15 से इसे हम क्या करते हैं, डिवाइड, और इसका आंसर आ जाता है 80, और हम सोच लेते हैं क्वेश्चन सही है। नो, यहां वो ये कह रहा है कि 1200 फौजी यात्रा कर रहे थे, 15 सिपाहियों पर, 15 के ऊपर एक कैप्टन था, यानी 15 सोल्जर हैं और एक कैप्टन है 16। तो इस 16 से अगर हम 1200 को डिवाइड करते हैं तो तब आंसर आएगा 75। तो इसका आंसर 75 है, न कि 80। यदि वो क्वेश्चन कहता कि 15 सिपाहियों में एक कैप्टन है, तो हम मान लेते 80 आंसर आता। अब कहा जा रहा है कि 15 सिपाहियों पर एक कैप्टन है, तो इसका आंसर 75 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक बंदर एक छलांग में 3 फीट ऊपर जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा रहा है। एक मंकी एक छलांग लगाता है तो 3 फीट ऊपर जाता है और 2 फीट नीचे आता है। उसे 30 फीट ऊंचे एक मकान पर चढ़ना है, तो नंबर ऑफ जंप कितने होंगे। तो देखिए एक्चुअली में जब पहला जंप लगाता है तो 3 फीट ऊपर जाता है, 2 फीट नीचे आता है, कुल मिला के 1 फीट चढ़ता है। जब वो दूसरी छलांग लगाता है तो 1 फीट तो ऑलरेडी चढ़ चुका है और 3 फीट चढ़ रहा है और 2 फीट उतर रहा है, तो 2 में 2। जब तीसरी छलांग लगाता है तो 2 फीट ऑलरेडी चढ़ चुका है, 3 चढ़ रहा है और फिर 2 उतर रहा है, तो 3। इसी तरीके से हर 1 फीट में 1 फीट चढ़ता है। लेकिन अब मैं लास्ट में लेकर चलता हूं। जब वो 27 छलांग लगाएगा, 1 में 1, 2 में 3, 4 में 4, इस तरीके से, तो 27 में लगाएगा तो 26 तो पहले चढ़ चुका था ना 26 जंप में, अब 3 चढ़ रहा है और 2 उतर रहा है, 2 उतर रहा है, तो हो गए 27। लेकिन जब वो 28 छलांग लगाएगा तो 27 ऑलरेडी चढ़ चुका है और 3 चढ़ेगा और हो जाएगा 30 फीट। जब वो ऊपर चढ़ ही गया तो नीचे क्यों उतरेगा,
तो इसका आंसर 28 है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है। बीबीसी, वो कहता है ना, बीबीसी एक रेडियो चैनल भी है, बहुत ही अच्छी न्यूज और ऑथेंटिक न्यूज आती है ना। इसका हेडक्वार्टर लंदन है, ध्यान रखना है। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट ये कहां हुआ है? ये लद्दाख में हुआ है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्ट निशान लगा देता हूं। हाल ही में गुलाम मुस्तफा खान का निधन हुआ है, तो उनका संबंध किससे था? देखिए, शास्त्रीय संगीतज्ञ थे वो। ये आंसर है। देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में हो रही है? किस राज्य में? इसका आंसर गुजरात, गुजरात है। नेक्स्ट देखता हूं, भारत में हर वर्ष सेना दिवस अभी 2 महीने पहले मनाया गया है 15 जनवरी को। तो भारत के अंदर जो सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। फिर वो कह रहा है इनमें से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है? अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मध्य प्रदेश है, एमपी। एंड नेक्स्ट देखता हूं, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो देखिए, इसका आंसर बी है, शुक्र। और सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था, सारनाथ में बुद्ध ने जो दिया था, उसे हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है धर्म रूपी पहिए का चलना। तो इसका आंसर है डी। एक लास्ट क्वेश्चन और है, और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिए। ये जो मिड डे मील स्कीम शुरू की गई थी, कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ये 1995 में शुरू की गई थी, और 1 to लेकर से 5th जो क्लास है के बच्चों के लिए थी। इस स्कीम को मानव संसाधन मंत्रालय चलाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ ही खर्चा होता है ना। ये अब देखिए, 2007 में इसे 6 to 8 या 1 to 8 कर दिया गया। 1 to 8 भारत के बहुत से करोड़ों की तादाद में बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए है। इसमें 2 फैक्ट मैंने दिए हैं और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पहली से 5वीं क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें 450 कैलोरी का भोजन दिया जाएगा, जिसमें 12 ग्राम प्रोटीन होगी। लेकिन 6 to 8 क्लास के जो बच्चे होंगे उन्हें 700 कैलोरी का भोजन दिया जाएगा, जिसमें 20 ग्राम प्रोटीन का होना कंपलसरी है। और ये दोनों विकल्प मैंने वही दिए हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो सी है, सी। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं समझता हूं कि इस बार स्क्रीनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने 90 क्वेश्चन दिए, और एक क्योंकि डिस्कस करना था, समय भी बहुत ही लगा। ये जो पेपर मैं जो करा रहा हूँ और इस तरीके से जीता, इसकी और भी लेक्चर आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, उसमें कोई भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। बड़ी एक्सपेक्टेशन है मेरी, इन जितने भी टॉपिक ये क्लास डिस्कस की जा रही हैं, कि इसमें आपके जो पेपर है उसका एक मेजर सेक्शन इन क्लासों से आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये क्लास कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स।